हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो, अपने अपने घरों पे रह रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो। मैं भी बता दूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम बिग फोर कैसे ऑडिट करती है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं डिस्कस करने वाला। बेसिकली मैं अपना वर्क लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ये टॉपिक आता कहाँ से है तो मैं बता दूँ, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स का एक क्वेश्चन था और सी स्टूडेंट्स का भी काफ़ी क्वेरीज रहता है कि बिग फोर भैया ऑडिट करती कैसे है। क्योंकि बहुत लोगों को बिग फोर जाने का मौका नहीं मिलता, चाहे जाने का मौका मिलता है तो काफ़ी लेट जाने का मौका मिलता है, तो उनको पता नहीं चलता है। सो हैविंग सेड दैट, अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जब आप ऑडिट का यहाँ पे मतलब समझोगे तो यहाँ पे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट को लेके समझना, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिकली दो स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दूसरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इंडियस बेसिकली फोकस करता है मोर ऑन नंबर्स। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी पार्ट पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फोकस करते हैं। बट जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का बात करते हैं तो वो बताता है तरीका, ऑडिट कैसे करना है उसका तरीका बताया जाता है। आप स्टार्ट कैसे करोगे और आप एंड तक कैसे जाओगे उसका एक स्टेप्स बताता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो आईसीआई देता है। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जब अपन पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में चाहे फाइनल लेवल पे, तो हम उसे प्रैक्टिकली ज़्यादा लिंक नहीं कर पाते, हम उसे मोर ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। बट इस स्टैंडर्ड्स के पीछे का मकसद और इस स्टैंडर्ड्स के बीच का लिंक वो हमें समझ में नहीं आता है। बट जो बिग फोर परफॉर्म करती है, बिग फोर जो अपने काम करने का तरीका है उससे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से डिराइव करती है, ठीक है। वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करके आप अपना एक काम करने का तरीका डेवलप करके और उसी को फॉलो किए जा रहे हैं और उसी को फॉलो किए जा रहे हैं एक डिसिप्लिन्ड वे में। तो उनसे क्या होता है, उनसे दो चीज़ आती है। एक तो उनका एफिशिएंसी मेंटेन होता है, साथ साथ में उनका जो बिजनेस है वो भी ग्रो होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो आप समझो। जब अपन ऑडिट करते हैं तो अपन ऑडिट को ब्रॉडली ऐसे समझते हैं। तो स्टार्ट कैसे होता है, प्लानिंग होती है, फिर अपना रिस्क असेसमेंट होता है एंड देन वी क्विकली जंप इनटू परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ इट एंड एंड्स विद रिपोर्टिंग, ठीक है। यही होता है। अब प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एक चीज़ से तो हो सकती है हमें इंडिपेंडेंट रहना है, तो हमें इंश्योर करना है कि हमारे जो टीम मेंबर्स है वो इंडिपेंडेंट है। बट जब आप ऑडिट पढ़ते हो तो जब आपका SQC 1 का रिक्वायरमेंट देखते हो, SA 200 का रिक्वायरमेंट आप जब पढ़ते हो तो इंडिपेंडेंट वहाँ पे भी पढ़ते थे। बट आपने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ऑडिट टीम कैसे इंश्योर करेगी और ऑडिट टीम कैसे डॉक्यूमेंट करेगी कि टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट है। आपने तो वहाँ पे पढ़ लिया कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो, जो आप प्रोफेशनल जजमेंट ले रहे हो, दैट शुड नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी पर्सन अदर्स। किसी और पर्सन के विल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी के ऑब्जेक्टिविटी पे से डिराइव नहीं होना चाहिए हमारा जजमेंट। बट आप उसे डॉक्यूमेंट कैसे करोगे, उसे प्रूव कैसे करोगे? सो फॉर दैट वी टेक इंडिपेंडेंस कॉन्फर्मेशन कि हमारे टीम मेंबर्स क्लाइंट से इंडिपेंडेंट है, सो वी आर सुटेबल फॉर ऑडिट। तो ये एक वन ऑफ थिंग था। अब जब हम बात करें प्लानिंग टू रिपोर्टिंग का, तो उसमें कई चीज़ें आती है जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग डिराइव करते हैं। एक मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया SA 200 का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे SA 300 में जब अपन बात करते हैं तो उसमें ऑडिट का प्लानिंग वगैरह का डिस्कस किया हुआ, ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलप करने बताते हैं। तो उसी के दौरान हम एक और चीज़ करते हैं जो है रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन। कि एक ऑडिट करना है तो एक ऑडिट करने के लिए किन किन रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट हो सकता है। अब लेट्स से एक पार्टनर चाहिए था जो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करके साइन करेंगे। फिर हो सकता है एक मैनेजर चाहिए और 3-4 असिस्टेंट मैनेजर चाहिए और सीनियर्स चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए एंड देन आर्टिकल असिस्टेंट चाहिए। तो एक तो क्या कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए और कौन से स्पेसिफिकली कौन से रिसोर्सेज चाहिए। जैसे कि एक कोई बंदा लेट्स से लिस्टेड क्लाइंट किया हुआ है, एक कोई सेम लेवल का बंदा लेट्स से एक सीनियर है दैट हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ लिस्टेड क्लाइंट, हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ लिस्टेड क्लाइंट, और एक कोई दूसरा सीनियर है जिसको प्राइवेट क्लाइंट्स चाहिए, कोई US कैप क्लाइंट करने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है।
तो वो दो अलग अलग रिसोर्सेज, दो बोथ ऑफ देम आर सीनियर्स। बट अगर हम इसे इंटरचेंज करते हैं, एक को यूएस कैप, जिसको यूएस कैप का एक्सपीरियंस है उसे लिस्टेड देते, और जिसे लिस्टेड का एक्सपीरियंस है उसे यूएस कैप देते, तो दोनों का एफिशिएंसी में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। सो दैट्स वाई ये भी आपको ज़रूरत है कि रिसोर्सेज, नंबर ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ आप किस रिसोर्स को एलोकेट करोगे, आइडेंटिफाई करना फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिग फोर इसे बहुत अच्छे तरीके से करती है। एक वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि जो टीम जो क्लाइंट करेगा वो मोर और लेस वो सेम रहे, ताकि जो एक बेस एक्सपीरियंस जो क्लाइंट का होता है, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है क्लाइंट की, वो उसका सिनर्जी का इफेक्ट बेनिफिट मिले। सो ये एक हो जाता है रिसोर्स एलोकेशन का। अब जब रिसोर्स एलोकेशन करती है तो बिग फोर ये सब चीज़ें का भी ध्यान रखती है कि नंबर ऑफ आवर्स कितना लगाने हैं, कौन सा बंदा कितना आवर्स लगाएगा, दैट इज़ प्री डिफाइंड। और आप ये चीज़ें कभी भी अदर देन बिग फोर में यूजुअली आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगा कि आपका आवर्स प्री डिफाइंड। मतलब इफ़ आई एम लेट्स से ऑफ XYZ डेजिग्नेशन, तो मेरे आवर्स फिक्स रहेंगे कि मुझे 100 घंटे इस क्लाइंट पे लगाने। दूसरा कोई डेजिग्नेशन का है उसमें फिक्स रहेंगे 120 घंटे लगाने। दैट इज़ डन एट प्लानिंग। बट हैविंग सेड दैट कि 120 घंटे ही लगाने, इसके कारण क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगी ना भैया ना, क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगी। इससे क्या होगा, आपका एफिशिएंसी का ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका आवर्स डिफाइंड नहीं रहेगा तो इससे क्या हो सकता है, आपको पहले से प्लान नहीं है कि आपको ये काम कब तक कंप्लीट करना है, और आपको अगर ये पता नहीं कि कब काम को कंप्लीट करना है, आप अकॉर्डिंगली आप अपने काम में हो सकता है इनएफिशिएंट हो जाओ। आप क्लाइंट को भी फॉलो अप अच्छे से नहीं करोगे, क्लाइंट भी इनएफिशिएंट हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली फिर क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द डे फर्म को लॉस होगा। आप उतनी ही क्वालिटेटिव ऑडिट के लिए आप हो सकता है यू एंड अप इन्वेस्टिंग मोर नंबर ऑफ आवर्स। सो पहले से दैट्स व्हाई इट इज़ प्री डिफाइंड कि कितने नंबर ऑफ आवर्स, और उसी के अकॉर्डिंगली हम ये भी बिग फोर मॉनिटर करते रहती है कि किस क्लाइंट से हम कितना रिकवरी कर पा रहे हैं, हम अपना कितना रिकवरी कर पा रहे हैं। बट इससे कोई भी किसी चीज़ का भी क्वालिटी ऑफ ऑडिट से लेना देना नहीं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ ऑडिट बिग फोर का जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। बट जस्ट अ डिस्क्लेमर कि हम जब मैं बिग फोर यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो इसका मतलब कोई भी अदर देन बिग फोर फॉर्म्स को मैं कहीं से भी ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बिग फोर का काम करने का तरीका बता रहा हूँ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये कुछ चीज़ें प्लानिंग की थी। फिर इसमें मटीरियलिटी भी हम डिटरमाइन करते हैं, मटीरियलिटी का भी प्रॉपर एक वर्क पेपर बनता है कि हम जो भी एक बेंचमार्क सेलेक्ट करते हैं, जैसे ऐसे 320 में होता है कि हमें बेंचमार्क आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कौन से सूटेबल बेंचमार्क हो सकता है। आप सूटेबल बेंचमार्क डिटरमाइन कि कोई रेवेन्यू ओरिएंटेड है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो हर एक केसेस में बेंचमार्क अलग हो सकती है। किसी कंपनी में हो सकता है कि ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ हो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट बेंचमार्क अलग अलग हो सकता है जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड फिर बेंचमार्क आइडेंटिफाई करके हम एक मटीरियलिटी का अमाउंट डिटरमाइन कर लेते हैं, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमाइन कर लेते हैं, एंड अकॉर्डिंगली परफॉर्म रेस्ट ऑफ आवर ऑडिट, ठीक है। और इसी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अब इसी में एक बात आती है दैट इज़ योर थिंग्स रिलेटेड टू बैकग्राउंड चेक ऑफ क्लाइंट। जब आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए, क्लाइंट की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। क्लाइंट जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो कितना रिस्क इन्वॉल्व है उस क्लाइंट में वो पता होना चाहिए, कि क्लाइंट किसी फ्रॉड में तो इन्वॉल्व नहीं था। सो इस सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब भी एक बैकग्राउंड चेक भी कराया जाता है जब यूजुअली व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट फॉर फर्स्ट टाइम। उसके बाद तो एक बार आप एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद तो ईयर ऑन ईयर आपको पता चलते रहता है क्लाइंट्स के बारे में अपडेट्स। बट जब फर्स्ट टाइम आपको क्लाइंट के बारे में जीरो नॉलेज है, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके बारे में बारीकी से देखें, उसके डायरेक्टर्स के बारे में अच्छे से पता करें, ओके। सो उसके बाद आप उनके क्लाइंट के अंडरस्टैंडिंग लेते हो, उसके एंटिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हो। ये सब चीज़ें तो कॉमन है जो एक ऑडिट का एज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो मोर और लेस प्लानिंग बिग फोर ऐसे करें। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो आता है दैट गोज ऑन मोर ऑफ रिस्क असेसमेंट। आप 315 में आके आप रिस्क असेसमेंट करना स्टार्ट करते हो, एंड
जिससे आप ये सब डिटरमाइन करते हो कि आपका प्रोसीजर क्या होने वाला है, आपका ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होने वाला है। अब जब यहाँ पे रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, इसमें आपका फ्रॉड रिस्क असेसमेंट भी आ जाता है, जो नॉर्मली आप जिसका प्रोसीजर्स ऐसे 240 के हिसाब से करते हो। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर किए जाते हैं, आई मीन टू से जब आप बिग फोर में ऑडिट कर रहे हो। अब इस रिस्क असेसमेंट के बाद, रिस्क असेसमेंट के बाद मोस्टली आप जाते हो कहाँ पे, ऑडिट रिस्पॉन्स, बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपका होल आपका ओपिनियन आएगा कि कैसे आपने क्या ओपिनियन परफॉर्म करना है। और ये जब प्रोसीजर्स का जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट किस चीज़ पर डिटरमाइन निर्भर रहता है, दैट इज़ फ्रॉम योर रिस्क असेसमेंट एंड हाउ यू प्लान द थिंग्स। उसके बेसिस पे आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो। अब ऑडिट प्रोसीजर्स में भी आपको काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि ऐसे 330 है, ऐसे देन आफ्टर यू हैव ऐसे 402 जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करता है, ऐसे 265 है, 260 है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। देन यू हैव ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ऐसे 505 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, ऐसे 501 कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन है इन्वेंट्री के लिए, देन आफ्टर लिटिगेशंस एक्सेट्रा के लिए स्पेसिफिक कंसिडरेशन है। देन आफ्टर यू हैव ऐसे 570 जो गोइंग कंसर्न पे बात करता है, ऐसे 560 है जो सब्सिक्वेंट इवेंट पे बात करेगा। सो देर आर मेजर चंक्स ऑफ ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज़ के लिए। तो ये कुछ मेजर एसेस हैं जो आपको ध्यान देने पड़ते हैं। ओके, 510 है जो आपको ओपनिंग बैलेंसेस पे बात करें। सो ये कुछ एसेस दिए जो आपको स्पेसिफिकली परफॉर्म करने हैं। एस्टिमेट्स पे भी ऐसे, तो स्पेसिफिक एसेस परफॉर्म कर को ध्यान में रखते हुए आपको ऑडिट प्रोसीजर्स, तो जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको दो चीज़, एक तो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग आ जाता है, उसके बाद आपका इंड एस कंपनीज एक्ट एक्सेट्रा को मिला के फिर आप अपना वर्क पेपर बनाते हो। और जब बेसिकली जब वर्क पेपर बनाते हो ना, तो उसमें बिग फोर इस चीज़ों पे ध्यान देती है कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बना देती है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बना देती है जिसमें उन सब चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट है इंड एस की, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी उसमें एज ए चेकलिस्ट आ रहा हो कि ये हमें प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, और उसे फिर ऑडिट टीम को एड्रेस करना है कि हमने ये प्रोसीजर्स को कैसे परफॉर्म किया। सो ये एक काम करने का तरीका हुआ जिसमें हमने ये एड्रेस किया कि कैसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करना। फिर एंड में आता है कि हमने उन्हीं चीज़ों को रिपोर्ट किया, जो भी हमारा डिसीजन होता है हमें जो लगता है उसमें कैसे रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग पे आ जाता है, ऐसे 700 देखते हैं हम, ऐसे 705 देख लेते हैं, ऐसे 701 देख लेते हैं कि ऑडिट मैटर्स जो हमें ऑडिट रिपोर्ट में देना होता है। सो दीज आर द एसेस जो हम अगेन देखते हैं। तो ऐसे एक फ्लो के तरीके से हम काम किया जाता है इन बिग फोर। अब एक एसेस आता है एस 230 दैट इज रिलेटेड टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैं सबसे लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे स्टेजेस को कवर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग टू रिपोर्टिंग। जो भी आपने काम किया है इसका कोई भी मीनिंग नहीं रहा है अनलेस इट इज डॉक्यूमेंटेड। आपने कितना ही बाकी सारे एसेस को आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया, आपने ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो किया, कंपनीज एक्ट को अच्छे से फॉलो किया, बट आपने एक एसे को अच्छे से नहीं फॉलो किया, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मीन्स मतलब जो भी एसेस में आ रहा हो, एक तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 230 में आता है और कुछ स्पेसिफिक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिस्पेक्टिव एसेस में भी दिया हुआ है। तो मेरा मतलब है कि अगर आप ऑडिट को डॉक्यूमेंट नहीं करते जो आपने काम किया है तो उसका मीनिंग खत्म हो जाता है, क्योंकि रेगुलेटर के लिए जो यूजर्स है उनको तो वही दिखेगा जो आपने डॉक्यूमेंट किया है। ठीक है, वो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दैट ऐसे। और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नॉर्मली बिग फोर्स फॉलो करती, दे मेंटेन ऑल देयर फाइल्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। उन्होंने वो सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं जिसमें एक तरीका रहता है कि आपने प्लानिंग के लिए क्या क्या परफॉर्म किया उसका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अटैच करो, आपने उसके बाद रिस्क असेसमेंट के लिए क्या क्या काम किया उसका डॉक्यूमेंटेशन अटैच करो, उसके बाद आपने प्रोसीजर्स क्या क्या परफॉर्म करे उसके डॉक्यूमेंटेशन अटैच करो, रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या काम किया उसके डॉक्यूमेंटेशन अटैच करो। और उसमें ऐसा नहीं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करते हो, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने पड़ेंगे और उसके बेसिस पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपने यस दिया, उसके लिए एक अलग सा क्वेश्चन आ सकता है,
नो किया तो उसके लिए अलग सा क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको वो चीज़ परफॉर्म करना पड़ेगा और फिर एंड में फाइल को क्लोज किया जाता है कि हमने सारे काम कर लिए। उस पर इंगेजमेंट पार्टनर साइन ऑफ करते हैं, इंगेजमेंट पार्टनर एक्नॉलेज करते हैं कि मैंने ये फाइल देख लिया है, और वो एक्नॉलेजमेंट होने के बाद वो फाइल को क्लोज किया जाता है। अब कोई भी इंडिपेंडेंटली रिव्यूअर आए, पीयर रिव्यूअर हो, क्वालिटी रिव्यूअर हो, वो आके इंडिपेंडेंटली उस फाइल को बिग फोर के पास आएगा कि मुझे ये इंगेजमेंट देखना है, तो इंगेजमेंट की वो फाइल दी जाएगी और उस फाइल को खोल के, वो सॉफ्टवेयर को खोल के वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच होंगे और उसको देख सकते हैं। तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका रहता है जिसे फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि आपको एक ब्रीफ नॉलेज तो मिल गया होगा कि कैसे बिग फोर काम करती है और मोर ऑफ हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कैसे अप्लाई करना चाहिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप प्लीज़ इस वीडियो को गिव इट ए बिग थम्स अप, सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।